Okay, Ji, let me read this paragraph for you people. The contribution margin ratio shows how the contribution margin will be affected by a change in total sales, as I told you earlier. This concept, which is the CM, like CM ratio 40%, means that for each dollar increase in sales, total contribution margin will increase by 40 cents. ये जो आपने 40% कैलकुलेशन की है CM रेशो की, means $1 sales multiply by रेशो, तो 40 सेंट्स एक्चुअली बनता है. जब भी $1 की सेल मज़ीद बढ़ेगी तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40 सेंट्स बढ़ जाएगा. अगर आपकी सेल $2 बढ़ती है तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 80 सेंट्स बढ़ जाएगा. तो इन दैट वे, so net operating income will also be increased by 40%, assuming that fixed costs are not affected by the increase in sales. तो अगर फिक्स कॉस्ट जो है वो इन शॉर्ट रन और इन लॉन्ग रन फिक्स है, तो ऑब्वियसली फिर हम ये बात भी कह सकते हैं कि नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो भी इंक्रीज़ करेगी बाय 40%. Generally, the effect of a change in sales on the contribution margin can be expressed in this form. So हम लोग क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो को चेंज इन सेल्स, जो भी परसेंटेज आई है सेल में, एक्सपेक्टेड है, प्लान कर रहे हैं, मुमकिन है या एक्चुअल हुई है, तो आप चेंज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं. So as this illustration suggests, the impact on net income of any given dollar change in total sales can be computed by applying the CM ratio to the dollar change. For example, if acoustic concepts plans a 30,000 increase in sales during the month, तो जो contribution margin है it should increase by 12,000, as 40% of 30,000 will be 12,000. So इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक सर्टेन सेल सेट कर रहे हैं या उसमें कुछ चेंज लेकर आ रहे हैं, तो आप अपना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं इफ़ यू हैव द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो. सो फिर बता रहा हूँ, प्लान 30% इंक्रीज़ इन सेल्स, यानी कि 1 लाख की सेल है लेकिन 1,30,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो 30,000 एक्सेस है फॉर द नेक्स्ट मंथ. तो जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है दैट विल बी इंक्रीज बाय 12,000 वट एवर द कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ द प्रीवियस सेल इज़. मिसाल के तौर पर जैसे हमने कहा कि $1,00,000 की सेल है तो उसका 40% कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 40,000 बनता है. तो अगर आप 30,000 सेल बढ़ाएंगे तो आपका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 12,000 बढ़ जाएगा, यानी कि 40 जमा 12 52,000 हो जाएगा. ठीक है ये बात. सो यहाँ पर उसकी एक टेबुलर फॉर्म में इसी पूरे फिनोमेना को एक्सप्लेन किया हुआ है. प्रेजेंटली आपकी 1 लाख सेल है, 60,000 वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, तभी आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40% है. अगर 35,000 जो है वो फिक्स एक्सपेंसेस हैं तो आपका जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है वो 5,000 है. अगर आपकी ये सेल्स बढ़ती हैं 1 लाख से 1,30,000 तक, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ये देखिए 40,000 से बढ़कर 52,000 हो गया. और आपकी ये जो 5,000 सेल है ये इसमें 12,000 अगर ऐड कर दें तो ये 17,000 सेल हो गई है. सो वो दोनों बातें जो हम लोगों ने ऊपर वाले पैराग्राफ में की थी वो हमें प्रैक्टिकली नज़र आ रही हैं. इसका मतलब ये हुआ कि हम इसी रेशो को यूज़ करते हुए, ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो और चेंज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, इनको यूज़ करते हुए हम प्रॉफिट स्ट्रेट अवे कैलकुलेट कर सकते हैं. You just need to multiply the sales with contribution margin ratio minus fixed expenses and you will get the answer for your profit value. So I hope you people got this idea. So there are some applications of cash volume and profit concepts. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि थोड़ी सी जो डिसीजन मेकिंग में आपको ये एनालिसिस किस तरह से हेल्प करता है. राइट जी. तो चलें इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं. बॉब who is an accountant at the acoustic concepts, he wanted to demonstrate to the company's president Prem that how the concept developed on the preceding pages can be used in planning and decision making.
सो बॉब गैदर द फॉलोइंग डेटा। बॉब देखता है कि जनाब आपकी जो सेलिंग प्राइस है पर यूनिट वो 250 है, आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस 150 हैं और आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 100 है। सो आपकी अगर सेल 100% कंसिडर की जाए तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40% रहता है, यानी कि आपके तमाम वेरिएबल एक्सपेंसेस जो हैं एट अ सर्टेन लेवल ऑफ सेल 60% बनते हैं। ओके जी, फाइन। रिकॉल दैट फिक्स एक्सपेंस आर 35,000 तो पर मंथ है। Bob will use these data to show the effect of changes in variable cost, fixed cost, sales price and sales volume on the company's profitability in a variety of situations. So यहाँ पर हम different situations को study करते हुए देखते हैं कि इस analysis को हम किस तरह से अपने decision purpose के लिए use कर सकते हैं. So before proceeding further, we need to introduce another concept which is the variable expense ratio. This is the variable expense ratio. Okay जी, what exactly this ratio is? It is the ratio of variable expenses to sales. तो अगर आप जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स कर दें तो आपके पास ये फार्मूला बनता है और इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल एक्सपेंस रेशो इन टर्म्स ऑफ सेल्स. दिस लीड्स टू अ यूज़फुल इक्वेशन. अगर आप लोग थोड़ा समझ पाते हैं तो हमें जैसे पहले मालूम है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो इज़ इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन ओवर सेल्स, और इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम लोग यूँ लिख सकते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस. अब इन वेरिएबल एक्सपेंसेस से क्या मुराद है? वेरिएबल एक्सपेंसेस ओवर वेरिएबल एक्सपेंसेस से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं दैट सेल्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एक्सपेंस रेशो. तो इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें इस इक्वेशन को तो हमारे पास जो CM रेशो निकलती है उसको यूँ भी लिखा जा सकता है दैट CM रेशो इज़ इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल एक्सपेंस रेशो. ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वेरिएबल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स हैं, दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू वेरिएबल एक्सपेंस रेशो. Okay जी, let's move toward situations analysis. Let's suppose there is a change in fixed cost and sales volume. तो इस situation में हम देखते हैं कि cost, volume और profit analysis किस तरह से हमारे decision making में help करता है. Let's suppose the firm is currently selling 400 speakers per month at a $250 per speaker for total monthly sales of $100,000. The sales manager feels that a 10,000 increase in monthly advertising budget would increase monthly sales by 30,000 to a total of 520 units. And now the question is, should he advertise budget भी इंक्रीज? जो एडवर्टाइजिंग का बजट है, सवाल ये पैदा होता है क्या ये बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए. तो हम लोग इसको एनालिसिस के थ्रू ही आंसर करेंगे. Fine, there is a table written about the situation as we said earlier. एक्चुअली सेल इतने की हो रही है और अगर हम लोग एडवर्टाइजिंग बजट बढ़ाते हैं, यानी कि हम एडवर्टाइजिंग पे थोड़ा सा जोर देते हैं, तो हमारी सेल्स एक्सपेक्टेड है कि बढ़कर 1,30,000 हो जाएंगी. तो ऑब्वियसली हमारा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है दैट इज़ 40%. तो जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन वॉल्यूम है वो 52,000 हो जाएगा. और जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं एडवर्टाइजिंग की वजह से 35,000 से बढ़कर 45,000 हो जाएंगे. दिस इज़ द डिफरेंस एक्चुअली. और अगर हम लोग ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी ऑपरेटिंग इनकम 5,000 से बढ़कर 7,000 हो जाएगी. सो इन दिस सिचुएशन देखें आपका जो नेट रिज़ल्ट है विच इज़ योर डिज़ायर्ड स्टेज वो इंक्रीज़ कर रही है बाय 2,000. तो इस सूरत में हमें एडवर्टाइजिंग बजट जो है उसके ऊपर स्पेंडिंग करनी चाहिए या उस बजट को एलोकेट करना चाहिए, क्योंकि हमें ओवरऑल ये जो चीज़ है वो फ़ायदा दे रही है. सो यहाँ पर आपने ये डिफरेंसेस के बेसिकली इन दोनों कॉलम्स के कैलकुलेट किए हुए हैं. फाइन जी, द इंक्रीज इन द एडवर्टाइजिंग बजट शुड बी अप्रूव्ड बिकॉज इट वुड इंक्रीज नेट ऑपरेटिंग income by 2,000 as I told you people earlier. There are two shorter ways to arrive at this situation. इस situation को हम एक shortcut way में भी calculate कर सकते हैं.
जैसे हम लोगों ने ऊपर कुछ फार्मूलाज देखे हैं, उन्हीं का इस्तेमाल है यहाँ पर। एक्सपेक्टेड टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो एक्सपेक्टेड सेल्स हैं दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो एंड यू विल गेट द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन वॉल्यूम। And now you can apply the present contribution margin, you will get the difference, and the additional cost you are planning to spend, you will get the answer in your इनकम परस्पेक्टिव। सो अगर ये 14,000 होता तो ऑब्वियसली -2,000 आता, तो हम कहते कि जनाब एडवर्टाइजिंग बजट बढ़ाने से आपकी सेल्स तो बढ़ गई हैं, लेकिन जो नेट रिज़ल्ट है, जो कि आपकी इनकम है, वो लॉस की तरफ जा रही है, यानी कि 2,000 नुकसान करेगी। तो लिहाजा हमें उस सूरत में फिर ये एडवर्टाइजिंग बजट पास करने की बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जैसे ये एक हम लोगों ने अल्टरनेटिव सोल्यूशन देखा है, दूसरा जो सोल्यूशन है सिंपली इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो एक्सपेक्टेड है चेंज इन सेल्स, उसका आप वॉल्यूम कैलकुलेट करें, दैट इज़ 20,000, और लेस कर दें वो इंक्रीमेंटल चेंज इन एक्सपेंसेस, जो इस केस में एडवर्टाइज एक्सपेंस है, उसको माइनस कर दें, यू विल गेट द सेम आंसर। तो ये दोनों मेथड अडॉप्ट किए जा सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। सो बोथ ऑफ द अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस इन्वॉल्व इंक्रीमेंटल एनालिसिस, ठीक है। दे कंसिडर ओनली द रेवेन्यू, कॉस्ट एंड वॉल्यूम दैट विल चेंज इफ द न्यू प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड। बट इफ देयर इज अ चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स वॉल्यूम, तो फिर क्या होगा? By referring to the original data, recall that concept is currently selling 400 speakers। हम फिर बात वहीं से शुरू करते हैं कि अगर ये कंपनी 400 स्पीकर बेच रही है और प्राइम इज़ कंसिडरिंग द यूज़ ऑफ हायर क्वालिटी कंपोनेंट्स, वो चाहता है कि हम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पहले से बेहतर कर दें, और इस सूरत में वो जो पहले स्पीकर 250 रुपये का बेच रहे हैं या $250 का बेच रहे हैं, इट इज़ एक्सपेक्टेड ये सॉरी 250 तो खैर उसकी प्राइस है, यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि उसकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाती है, वट एवर दैट कॉस्ट वाज, वो $10 बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो सेल्स मैनेजर हैं, दे प्रेडिक्ट दैट यूजिंग हायर क्वालिटी कंपोनेंट्स वुड इंक्रीज सेल्स टू 480 स्पीकर्स पर मंथ। तो जहाँ आपको ये मज़ीद प्रोडक्ट का एक्सपेंस बेयर करना पड़ेगा, वहाँ आपकी सेल्स भी जो है 80 यूनिट्स की बढ़ जाएगी बाय अ मंथ। So again question arises, should the higher quality components be used or not? तो हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। The $10 increase in variable cost would decrease the unit contribution margin by $10 from $100 down to 90। तो ये देखें, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ द एक्सपेक्टेड सेल्स मल्टीप्लाई बाय $90 per speaker, you will get the expected total contribution margin with higher quality components। तो पहले आपके पास ये तो चूँकि पहले ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन था वो 100 रुपीज़ बच रहा था पर स्पीकर, इंक्रीज़ कर रहा था, तो अभी वो चूँकि सेल प्राइस कॉस्ट बढ़ जाएगी बाय $10, तो ऑब्वियसली हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट गिर जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि अगर 480 यूनिट्स सेल होते हैं तो एक्सपेक्टेड टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो आपका 43,200 होगा, और उसके बरक्स आपकी जो प्रेजेंट टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 40,000 है, तो इंक्रीज इन टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन विल बी 3,200। सो इन दिस सिचुएशन अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस द हायर क्वालिटी कंपोनेंट शुड बी यूज्ड। आपको $3,200 का फ़ायदा हो रहा है, तो आपका ये डिसीजन फ्रूटफुल है। Now again there is a situation that change in fixed cost, sales price and sales volume। आप 400 स्पीकर बेच रहे हैं एंड टू इंक्रीज सेल्स, सेल मैनेजर वुड लाइक टू कट द सेलिंग प्राइस। आप सेलिंग प्राइस जो है वो 20 रुपये कम कर रहे हैं, यानी कि 250 का बेच रहे हैं, अब आप 230 का बेचेंगे, और एक्सपेक्टेड है कि इसकी वजह से अच्छा नहीं, ये कहना चाह रहा है कि एडवर्टाइजिंग बजट भी जो है वो भी आप इंक्रीज़ कर रहे हैं बाय $15,000। सेल्स मैनेजर बिलीव ये करते हैं कि ये दोनों स्टेप्स अगर किए जाएं, $20 स्पीकर की प्राइस कम कर दी जाए और
इन जो एडवर्टाइजिंग बजट है उसमें उस वो 15,000 पर मंथ बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, यूनिट सेल्स विल इंक्रीज बाय 50%। यानी कि अगर 400 यूनिट पहले बिक रहे थे तो उनका 5200 हुआ, 400 प्लस 200 बिकम 600 स्पीकर्स, तो ये इतने सेल होंगे। अगेन क्वेश्चन ये पड़ता है कि क्या हमें ये दोनों स्टेप्स उठाने चाहिए। तो इसका आंसर हमें कैलकुलेशन से मिलेगा, डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पर स्पीकर वुड डिक्रीज द यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन बाय $20 डाउन टू $80। सो अगर हम 600 स्पीकर्स बेचते हैं तो हमारा जो पर स्पीकर कंट्रीब्यूशन मार्जिन है इट विल बिकम 80, यानी कि 48,000 बचेगा हमें। प्रेजेंटली हम 40,000 कमा रहे हैं और आपका जो डिफरेंस आएगा इंक्रीमेंटल फॉर्म में कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो 8,000 आएगा। अब देखें कि अगर आप इस साथ साथ वो जो एडवर्टाइजिंग के ऊपर मज़ीद पैसे लगा रहे हैं जो कि 15,000 है, आपको तो इस दोनों स्टेप करने की वजह से नुकसान होना शुरू हो गया। सो डेफिनेटली इसका आंसर ये बनता है कि आप ये डिसीजन नहीं लेंगे। ओके जी, इसी तरह नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। देर इज़ चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड सेल्स वॉल्यूम। तो इसको अब आप थोड़ा सा ख़ुद तवज्जो देंगे और इसको पढ़ेंगे। बिल्कुल वैसी ही कैलकुलेशन है और इनके रिलेटिव आंसर्स भी गिवन है। और अगर सिचुएशन फेवरेबल है तो आप उस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करेंगे, और अगर वो सिचुएशन फेवरेबल नहीं रहती तो आप उस स्ट्रेटजी को लीव कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। और ये जो नेक्स्ट एक है जी, दिस इज ओनली एक्सपेक्टेड चेंज इन सेलिंग प्राइस। आप कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी मिली है टू मेक अ बल्क सेल ऑफ 150 स्पीकर टू अ होलसेलर इफ़ एन एक्सेप्टेबल प्राइस कैन बी निगोशिएटेड। यानी कि आप 250 नहीं बल्कि आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा बाय निगोशिएटिंग विद द पर्सन जो कि ख़रीदना चाह रहा है। दिस सेल वुड नॉट डिस्टर्ब द कंपनीज रेगुलर सेल। यानी कि ये एक सेपरेट डील है, आम उमूमी ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक होल सेलर है वो चाह रहा है कि मैं आपसे बल्क में क्वांटिटी उठाता हूँ, आप मुझे बताएं क्या ऑफ़र करेंगे। व्हाट प्राइस पर स्पीकर शुड बी कोटेड। अब सवाल ये पैदा था कि आपको स्पीकर की प्राइस क्या कोट करनी चाहिए उस होल सेलर को। इफ़ द कंपनी सीकिंग फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 3,000, तो देखें हमें मालूम है कि हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट पर स्पीकर है दैट इज़ 150। अगर हम डिज़ायर्ड प्रॉफिट स्पीकर में $20 चाहते हैं कि जो भी स्पीकर जितने मर्ज़ी बिक जाए हमें 20 रुपये उसके में से बचने चाहिए, तो आपको जो कोटेड प्राइस है वो 170 देनी पड़ेगी, तभी जाकर आप अपनी डिज़ायर्ड लेवल ऑफ रेवेन्यू अटेन कर सकेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू पीपल। नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे वो टारगेट प्रॉफिट और ब्रेक इवन एनालिसिस पर करेंगे। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। मज़ीद आपके जो क्वेश्चन आंसरिंग है आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।